हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम जो आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें इसके इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये भी बता दिया था कि जो अपडेटेड हमारा सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं हैं, मतलब जो हटा दिए गए हैं। तो इसका जो एक पहला चैप्टर था वो हटा दिया गया, मैंने आपको उसके बारे में कल बता दिया था। और जिन्होंने मेरी वीडियो वो नहीं देखी है तो वो पहले ये वीडियो देखने से पहले, जो ये पहली बार वीडियो देख रहा है वो पहले वाली वीडियो देखे, उसके बाद ये आके देखे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि क्या होगा कि जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि हमने जो शुरुआत करी थी, हमने ये देखा था कि जो चैप्टर है हमारा क्या है कि लेखन कला और शहरी जीवन, कि हम वहाँ से शुरुआत करेंगे कि जो मनुष्य ने लेखन कला मतलब कहाँ से शुरुआत हुई थी, शहरी जीवन यहाँ हम वर्ल्ड लेवल पर पढ़ रहे हैं, मतलब इंडिया के उसमें ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम वर्ल्ड लेवल पर पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले शुरुआत में जो लेखन कला कहाँ स्टार्ट हुई, शहरी जीवन कहाँ स्टार्ट हुआ था। इसका हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हमने सबसे जो प्राचीन सभ्यता है जो मेसोपोटामिया, उसके बारे में पढ़ा। हमने 4 जो अपनी सबसे प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी थी, जो मिस्र की नील नदी के किनारे हमने जो पढ़ी थी, मिस्र की सभ्यता पढ़ी थी जहाँ नील नदी थी वहाँ पर थी। उसके बाद हमने ये मेसोपोटामिया की जो दजला फरात नदियों के पास पढ़ी थी। उसके बाद हमने अपने यहाँ इंडिया की बात करते हैं, आपका जो इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं उसे, तो वो है हमारी तीसरी। और जो चौथी लास्ट है वो हमारी वांगो जो चीन की सभ्यता है, उसके बारे में हम इन 4 जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्यों इन 4 के बारे में? क्योंकि ये 4 ही उस टाइम में विश्व में जो थी सिविलाइज जो आपको मिलेंगी, सभ्यताएं मिलेंगी, जहाँ पर सिविलाइज से मतलब है, सभ्य से मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर लोगों को मतलब नॉलेज थी, उन्होंने अपनी लैंग्वेज डेवलप कर ली थी, अपनी आवाज़, उन्होंने मतलब ट्रेड वगैरह शुरू हो गए थे, रोडवे बन गए थे, मतलब अब रहने के लिए सही जगह, एक तरह से सिटीज़ डेवलप कर लिए थे। काफ़ी चीज़ों की उन्हें नॉलेज हो गई थी, उन्हें मैथमेटिक पता थी, उन्हें जो एस्ट्रोनॉमी वगैरह इन सारी चीज़ों का उन्हें नॉलेज था, साइंस वगैरह सब, तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता थी। तो वो एक तरह से क्या कहलाए, वो लोग कल्चरल कहलाए, या हम कह सकते हैं सभ्य लोग कहलाए। तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, और उन्हीं के सीक्वेंस में सबसे पहले हम मिस्र के बारे में पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा एक स्टोरी भी सुनाई थी, इंट्रोडक्शन दिया था आपको, तो एक बार आप वो वीडियो रिकॉल कर लेंगे। अब जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप उस स्टोरी को रिकॉल करते जाना। वो स्टोरी इसमें भी है, लेकिन आप एक बार रिकॉल करना और जो भी है उसको ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी, कि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो शहरी जीवन है उसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ मानी जाती है। तो आप इसको कह सकते हो कि जो सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत है वो कहाँ मानी जाती है, मेसोपोटामिया में मानी जाती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया आखिर है क्या। तो इधर आ जाइए कि जो मेसोपोटामिया है वो क्या है आपका, यहाँ इसको देखेंगे आप, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। मेसोपोटामिया नाम जो है यूनानी भाषा के 2 शब्द से मिलके बना है। एक तो किससे मिलके बना है, मेसोस से, मेसोस, और एक पोटोमस। मेसोस का मतलब क्या होता है, मध्य का या बीच का, ठीक है, और पोटोमस का मतलब होता है नदी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नदियों के मध्य की जो जगह थी उसे मेसोपोटामिया कहा गया था। इसीलिए जो मेसोपोटामिया शब्द है वो क्या है, दजला फरात नदियों के जो बीच की उपजाऊ धरती है उसको इंगित करता है, उसको पॉइंट आउट करता है कि जो मेसोपोटामिया है वो उसको इंगित करता है जहाँ पर क्या है हमारी, एक तरह से एक मिनट, ये वाला, कि जो मेसोपोटामिया है उसमें जो मेसोस है उसका मीनिंग हो गया मध्य का। तो मध्य मतलब जो आपकी दजला, एक तरह से ये दजला हो गई, ये फरात नदी हो गई। तो इनके जो बीच की जो जगह है इसको उन्होंने क्या कह दिया कि जो इसका मतलब वो मेसोस मतलब, और जो पोटामस का मतलब है नदी। तो इनके बीच के जो एरिया है, जो बीच का एरिया बना, उसको हमने क्या कह दिया, मेसोपोटामिया कह दिया, ठीक है।
अभी हम देखेंगे, ठीक है, इसका जो मैप देखेंगे उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ फिलहाल हमें टर्मिनोलॉजी समझनी थी, मेसोपोटामिया का मीनिंग समझना था कि एक्चुअल में मेसोपोटामिया क्या है। तो देखो, हमने जो स्टोरी सुनी थी उसमें क्या कहा था कि मेसोपोटामिया से हमें जैसे कुछ पट्टिकाएं मिली और उन पर वो स्टोरी, जिस तरह से नोआ ने वो काम किया था वो यहाँ पर जरासुत ने किया था। तो उनको क्या लगता था, जो यूरोपियंस क्या लगते थे, उनको लगता था कि यहाँ उनके पूर्वजों के अवशेष हैं, तो उन्होंने खोजबीन करना शुरू कर दिया था, मतलब खुदाई करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से यहाँ पर फिर यहाँ पर देखा बहुत सारी चीज़ें निकलने लगी, औजार हो गए, आपके आभूषण हो गए, जो भी है, और भी बाकी की चीज़ें, जैसे आपका कुछ पट्टिकाएँ ऐसी निकली जो लिपि के बारे में भी हमें जानकारी मिली है, और भी बहुत सारी मैथमेटिक की चीज़ें थी, उनसे भी, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारी चीज़ों की हमें यहाँ से जानकारी हासिल होती है। तो एक्चुअल में जो हम मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं कि ये जो दजला फरात रिवर है हमारी, ये दोनों, मतलब जो आपकी फरात है उसको यूफ्रेट, और जो आपकी दजला है उसको टिग्रिस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं, ठीक है, उनको यही दो नदियों के नाम मिलेंगे। और दूसरा जो हिंदी में कहेंगे फरात और दजला, ठीक है। यूफ्रेट्स को आपको फरात कहेंगे और जो दजला है उसको टिग्रिस कहेंगे। तो इन दो नदियों के जो बीच का प्रदेश था, जिसे आज के टाइम में हम इराक गणराज्य का हिस्सा मानते, कि मतलब जो जिस टाइम में पहले जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता था, आज के टाइम में उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं, इराक के नाम से, कि मतलब आज का इराक उस टाइम का क्या था, मेसोपोटामिया था, ठीक है, ये क्लियर हो गई। लेकिन जो हम ये मेसोपोटामिया का नाम ले रहे हैं, ये एक्चुअल में जो इसका नाम था वो मेसोपोटामिया नहीं था। वो जो जगह है वो एक तरह से आपका जो एरिया है उस बीच, जो इन दो नदियों के बीच की जगह थी, उसको सुमेर कहा जाता था। मतलब एक सुमेर शहर था और उसमें उसका नाम मेंशन हुआ है सिमर करके। ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा मोटा मोटा बता दिया आपको, तो ये आगे आप पढ़ोगे जिससे आपको पता चल जाए। अभी जो बाद में उसका नाम क्या कर दिया, मेसोपोटामिया इसलिए कहा गया क्योंकि वो दो नदियों के बीच की जगह थी, इसीलिए। हालांकि शहर सुमेर था, शहर तो सुमेर था, लेकिन उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता इसलिए कह दिया गया कि मेसोपोटामिया का मीनिंग हमने समझ लिया कि क्या है, कि दो नदियों के बीच की जगह को मेसोपोटामिया कहा गया, इसलिए उसको मेसोपोटामिया कहा गया था, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। ये अभी मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा सा कुवैत में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है आपका इराक में आता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य। अब आप ये देखोगे कि एक्चुअल में जो सभ्यता थी उसकी खास बात क्या थी, और ये आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है, आंसर भी, कि जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इसमें खास चीज़ क्या थी। तो एक तो ये इसकी संपन्नता, मतलब बहुत संपन्न थी ये सभ्यता। दूसरा, यहाँ की जो लाइफ थी वो सिटी लाइफ थी, मतलब जो आपकी ब्लेज लाइफ ना होके यहाँ की जो लाइफ थी वो कैसी थी, सिटी लाइफ थी। दूसरा, यहाँ पर क्या था, विशाल एवं समृद्ध साहित्य था, मतलब यहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी ब्रॉड था, काफ़ी विशाल था। तीसरा है, मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको खगोल विद्या, मतलब एस्ट्रोलॉजर वगैरह, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी मिलती है वहाँ से। मतलब उस टाइम में लोग एस्ट्रोलॉजर उसकी नॉलेज भी रखते थे, मैथ की भी नॉलेज रखते थे, गणित की भी। तो इन सारी खगोल, जो गणित है और खगोल विद्या के लिए क्या है, ये मेसोपोटामिया प्रसिद्ध था। मेसोपोटामिया की को जो लेखन प्रणाली है, उसका साहित्य है, वो पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व के बाद फैला था। कि वो क्या कह रहे हैं कि जो मेसोपोटामिया में जो लेखन की प्रणाली थी, मतलब जो लेखन की प्रणाली यूज़ की जा रही थी, जो टाइप यूज़ किया जा रहा था, या जो लिपि यूज़ की जा रही थी, उसका जो साहित्य है वो पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रदेश, मतलब जो भूमध्य रेखा है उसके ईस्ट की तरफ, मतलब पूर्व की तरफ। जैसे आपका, हम ये एक तरह से अर्थ ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई, एक मिनट, ये हमारी अर्थ हो गई, ये भूमध्य रेखा है। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है कि वो भूमध्य रेखीय प्रदेश पूर्वी भूमध्य रेखा की तरफ, तो ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरफ की बात कर रहा है, ठीक है।
और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला था। मतलब ये जो कल्चर है वो कब फैली थी? 2000 ईस्वी वर्ष के बाद फैली थी, जिसके फलस्वरूप यह समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक की, मतलब जो हम देख रहे हैं, इधर आ जाओ आप एक बार, ये मैप होगा, इसको देखो, ठीक है। मैं ये पिक्चर इधर कर देती हूँ तब तक, ठीक है। अब आप देखो इसको ध्यान से, 1 मिनट, ये मैप दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ, ये आपका लाल सागर दिख रहा है यहाँ पर, और यहीं पर नील नदी है, और ये हमारा क्या है? मिस्र है। ये नील नदी है, नील नदी के किनारे आपका ये मिस्र हो गया, और यहीं पर हमारी नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता कहते हैं, जिसे हम इजिप्ट की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मेसोपोटामिया, ठीक है। तो ये इसका नदन एरिया हो गया, ये इसका नदन एरिया, ये इसका सदर्न एरिया हो गया, ये इसका ईस्टर्न एरिया हो गया, और ये वेस्टर्न एरिया हो गया, ठीक है। तो अभी हम जो पूर्वी भूमध्य रेखा की तरफ की बात कर रहे थे, तो वापस से आते हैं। तो यहाँ आपकी हो गई कौन सी? मिस्र की सभ्यता, ठीक। यहाँ हमारी मेसोपोटामिया की हो गई। उधर उसके बाद आप 1 मिनट इधर और आगे जाएंगे, इधर खाड़ी की तरफ हमारी इंडस वैली आ जाएगी। ये आपकी ये हो गई, ये इंडस वैली, जहाँ इंडिया की बात आती है। इंडिया से आगे इधर जाके आपको पता है इंडिया का चाइना जो पड़ोसी देश है, इसमें पूरा मैप नहीं दिख रहा, उधर आपकी आएगी वांगो नदी की जो सभ्यता है, ठीक है। तो जो क्या होता था, आप अब एक चीज देख पा रहे हो कि क्या है कि यहाँ इधर मिस्र की सभ्यता, और यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बाद आपकी चाइना की सभ्यता आएगी जो हांगो नदी। अब आप देख रहे हो मेसोपोटामिया कहाँ है? मेसोपोटामिया इन सब के बीच में। तो ये क्या है? सिर्फ यहाँ पर बहुत संपन्न या संपन्न कह सकते हैं कि बहुत संपन्न सभ्यता नहीं थी, मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब गणित है या फिर आपका जो खगोल शास्त्र है उसका ज्ञान है, या और भी जो लिपि वगैरह उनकी नॉलेज, या हम कह सकते हैं कि पहले सिविलाइज जो सभ्यता थी वो थी। उसके अलावा भी जो इसकी खास बात थी कि ये इनसे कनेक्टिविटी थी, ये सबको जोड़ने का काम करती थी। अगर ये इंडस वैली वाले इधर जाएंगे व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए मिस्र जाएंगे, तो वो कहाँ होके जाएंगे? वो मेसोपोटामिया होके जाएंगे। तो वो इनको कनेक्टिविटी का भी काम करती थी। ये कौन सी आपकी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इनके साथ इनके रिलेशन भी बताए हैं, इन सभ्यताओं के साथ इनके रिलेशन के भी साक्ष्य मिले कि वो ऐसी चीज़ें जो यहाँ मिलती हैं, मतलब यहाँ जिनका प्रोडक्शन होता है या जो चीज़ बनती है वो यहाँ आपको उसके अवशेष मिले होंगे, यहाँ जो बनती है उनके अवशेष यहाँ मिले होंगे, या यहाँ की चीज़ों के अवशेष यहाँ मिले होंगे। तो ये क्या थी? एक कनेक्टिविटी थी, मतलब ये बाकियों को, जो बाकी कल्चर थी उनसे कनेक्टेड थी, या उनको कनेक्ट करने का एक वे भी थी, रास्ता भी थी। आप देखोगे कि यहाँ पर जो हम अभी 2 शहरों के बारे में पढ़ेंगे, उर और मारी, उनके बारे में पढ़ेंगे, वहाँ मतलब एक तरह से डेजर्ट एरिया भी था, लेकिन फिर भी वो संपन्न था। रीज़न क्या था? इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग था। रीज़न क्योंकि इस नदियों से निकल के जाते थे, तो लोग क्या करते थे, जब इस रास्ते से निकल के जाएंगे तो उनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, और वो टैक्स वो उसी शहर से होके जाता था, तो उसको टैक्स देना पड़ता था, इसीलिए वो संपन्न माना जाता था। अभी आप आगे पढ़ोगे, ये सिर्फ मैंने मैप इसलिए दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको भी पता चल जाए कि आपका जो मेसोपोटामिया है वो कहाँ पर, मतलब स्टैब्लिश एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहाँ स्थिति थी, उसकी लोकेशन कहाँ थी, जिससे कि वो क्या क्या उसको बेनिफिट हो रहे थे। आप देखो यहाँ पर जो ये देखो, ये आपकी दजला नदी हो गई, ये फरात नदी हो गई, इनके जो ये बीच वाला एरिया है ना, इसी को मेसोपोटामिया कहा गया था। मेसोपोटामिया का मीनिंग तो आपको पता है कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, और वो जो उपजाऊ वाला क्षेत्र, तो वो क्या कहलाया? मेसोपोटामिया, ठीक है। यहाँ आपकी मिस्र सभ्यता हो गई, ये आपकी इंडस वैली वाली हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ठीक है। अब वापस से आ जाते हैं चैप्टर पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो था 2000 ईस्वी के बाद ये फैला, जिसके फलस्वरूप जो समस्त जो क्षेत्र था उन राज्यों के बीच में, यहाँ तक कि जो मिस्र और जो फराओ जो है उसके साथ भी इनके क्या थे, मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखी पढ़ी होने लगी थी, मतलब लिखाई पढ़ाई होने लगी, मतलब लैंग्वेज भी मतलब वहाँ पे यूज़ होने लगी थी। यहाँ हम जो शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का हम प्रयास करेंगे कि इनके बीच रिलेशन कैसे थे, शहरी जीवन इनके संबंधों के बीच कैसे, मतलब इनके जो
ये सभ्यताएं थी, इनके बीच का जो रिलेशन था वो कैसा था, उसका भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। और फिर ये जानना चाहेंगे कि लेखन की जो समस्त परंपराएं हैं उससे क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ हमें, कि मतलब क्या निकल के आया, उसका फल क्या निकल के आया, उसका परिणाम क्या निकल के आया, वो भी देखेंगे। इधर हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ ही लिया था। अब आ जाते हैं अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में, कि जो अभिलिखित हमारा जो हिस्ट्री है उसके आरंभिक मतलब शुरुआत के काल में हम क्या देखते हैं कि इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत भाग, दक्षिणी भाग को नीचे आप विवरण देख सकते हैं, मतलब जो सुमेर तथा अकाद कहा जाता था। अकाद मतलब जो दक्षिण हिस्सा था, नदन एरिया। देखो एक मिनट, इसका ये तो आपका सदन वाला हिस्सा, तो सदन को क्या कहा जाता था, अकाद। ये नदन वाला हिस्सा हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ हम सदन की बात कर रहे हैं, दक्षिण हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाने लगा, अकाद। इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आपके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर यहीं बनते जाएंगे, और मैं कहती जाऊँ उनको अंडरलाइन करते जाना, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये सारी चीजें मतलब किस तरह से क्वेश्चन पुट अप होंगे। उस तरह से 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोनिया दक्षिण भाग को अकाद कहा जाना, हाँ 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोनिया एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। जो बेबीलोनिया शहर था, जब वो एक इम्पॉर्टेंट शहर बन गया तो पूरा जो दक्षिण क्षेत्र है उसको बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईस्वी से 1100 ईस्वी पूर्व की बात करेंगे हम, यहाँ अभी पूर्व में ही चल रहे हैं, ईस्वी पूर्व में ही, ठीक है। जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, उत्तर अभी मैंने आपको नदन वाला एरिया दिखाया जो नॉर्थ वाला, तो जब इधर इस साइड क्या हुआ, असीरियाइयों का अटैक हो गया, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। तब ही इस क्षेत्र को, कि जब यहाँ एक बार फिर आ जाते मैप पे, कि यहाँ जो नदन वाला एरिया है, ये नदन वाला एरिया है, जब यहाँ पर असीरियाई लोगों का कंट्रोल हो गया तो इस एरिया को क्या कहा जाने लगा, असीरियाई क्षेत्र कहा जाने लगा। क्यों, क्योंकि अब उनका कंट्रोल हो गया तो उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया उनका। कब, 1100 ईस्वी पूर्व में। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी, सुमेरियन यानी सुमेरी कहा गया। जो असीरियन लोगों ने उस पर कंट्रोल किया था, अपना असीरिया जब उसको कहा जाने लगा, तो जो उस प्रदेश के प्रथम ज्ञात भाषा, मतलब जो पहली भाषा का हमें ज्ञात मतलब जो मिलती है, ज्ञात होता है, वो कौन सी भाषा थी, वो सुमेरियन यानी उसे सुमेरी भाषा का हमें पता चला था, ठीक है। धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अकादी भाषी लोग यहाँ आ गए, अब क्या हुआ कि जो सुमेरियन वाला एरिया था, कि एक मिनट वापस आते हैं, जब ये आपने देखा हुआ कि यहाँ क्या हुआ, ये अकादियों ने उस पर अकादियों ने इस पर वो कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अकादी थे, यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी उसे सुमेरियन कहा गया था, उसे सुमेर कहा गया था। तो जब सुमेरियन ने इसका जब अकादी आने लगे थे यहाँ पर, इस जगह पर फिर से अकादियों ने कंट्रोल कर लिया, मतलब वापस अकादी जब आए तो जो अकादियों ने सुमेर भाषा का स्थान ले लिया, अब वहाँ पर अकादी भाषा स्टार्ट हो गई थी। अकादी भाषा सिकंदर के समय, ये इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। मैं कहूँगी कि ये पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, एक तरह से इसको पूरे को ही आप अंडरलाइन करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ से आप इसको पूरे को ही अंडरलाइन कर लो तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो अकादी भाषा है वो सिकंदर के टाइम में, सिकंदर के समय, जो सिकंदर का टाइम पीरियड था वो कब था, 336 ईस्वी पूर्व से लेकर 323 ईस्वी पूर्व। अब आप कहोगे कि ये जो मतलब मैडम 336 से 323 कैसे हो सकता है, अरे हम ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं, तो पूर्व में तो हम डेट घटते ही चले जाएंगे ना, कि जितना पुराना होगा उतनी डेट बढ़ेगी, और इधर आएंगे कि जितना कम पुराना होगा उतनी डेट घटती जाएगी। तो ईस्वी पूर्व 336 ईस्वी पूर्व से लेकर के 323 ईस्वी पूर्व
तक कुछ क्षेत्रीय जो परिवर्तनों के साथ ये फलती फूलती रही। क्या? कौन सी? अकादी भाषा। उसके बाद जो 1400 ईस्वी से धीरे धीरे जो अब यहाँ पर क्या हुआ, 1400 ईस्वी से कौन सी भाषा शुरू होगी? अरामाकाई जो आपकी लैंग्वेज है वो शुरू हो गई थी, उस भाषा का प्रवेश शुरू हो गया। और ये भाषा जो है अरामाकाई जो आपकी भाषा है वो हिब्रू से मिलती जुलती है, मतलब इसकी जो आप कह सकते हो कि हिब्रू लैंग्वेज थी उससे मिलती हुई है, और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोले जाने लगी थी और इराक के कुछ भागों में आज भी बोली जाती है। तो आप देखोगे कि जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई। देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे जो ये शहर था उसको एक तरह से यहाँ पर सुमेर और अकाद कहा जाता था। ये किस बेस पे कहा जाता था? इधर देखते हैं कि पहले क्या था, बेबीलोनिया जो इस शहर का नाम, जो शहर बन गया था। और यहाँ जो दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, जब बेबीलोन महत्वपूर्ण हो गया तो इसको बेबीलोनिया कहा जाने लगा। फिर देखा कि जो असीरियाई लोग थे उन्होंने उत्तर में अपना क्या है, राज्य स्थापित कर लिया, मतलब जो नदन एरिया की तरफ असीरियाई चले गए। उसके बाद क्या हुआ, जो असीरियाइयों ने जब अपनी लैंग्वेज जो वहाँ पे कर ली थी, आपकी असीरिया लैंग्वेज हो गई और उनकी लैंग्वेज सुमेरियन थी, और सुमेरियन से उसको सुमेरी कहा जाने लगा। फिर उसके बाद जो अकादी थे वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दी और वहाँ क्या, अकादी भाषा हो गई। उसके बाद जो सिकंदर के टाइम की जब पीरियड आता है, जब सिकंदर का समय आता है, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये इसमें कुछ चेंजेस आए और ये जो अकादी भाषा है तब तक चलती रही। उसके बाद जब 1400 ईस्वी पूर्व की बात आती है तो उसमें अरामाकाई जो ये लैंग्वेज है ये फली फूली, और इस लैंग्वेज को जो आज भी कई जगह पे बोला जाता है। और दूसरी बात है कि ये हिब्रू से मिलती जुलती लैंग्वेज है, और ये कब की बात हो रही है, 1000 ईस्वी पूर्व में ये व्यापक रूप से, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर बोले जाने लगी थी ये वाली लैंग्वेज। ठीक है, अब ये कुछ मतलब मेसोपोटामिया के बारे में है जो हम पढ़ लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एक स्टोरी में थोड़ा थोड़ा बता दिया था, वही चीज़ है, लेकिन ध्यान से सुनना। मेसोपोटामिया में पुरातात्वीय खोजों की शुरुआत की, जो इनमें खोजों की शुरुआत जो पुरातत्व मिले थे उनकी शुरुआत कब मानी जाती है, उनकी शुरुआत आपको मानी जाती है कि जो, एक मिनट, उसकी शुरुआत 1440 के दशक में शुरू हो गई थी। जो खोज है वो खोज करना शुरू कर दिया था। यहाँ एक और मतलब यहाँ पर क्या है, एक और दो स्थल जैसे आपके उर और मरी, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। मैंने कहा था ना कि दो शहरों का भी जिक्र होता है जिन्हें उर और मरी कहा गया था। तो उत्खनन कार्य कई दशकों तक चला, मतलब जो इसका उत्खनन चला था, मतलब जो खुदाई चली थी वो कई दशकों तक चली थी, मतलब बहुत लंबी चली थी। मतलब आज तक किसी भी सभ्यता की जितनी खुदाई मतलब इस सभ्यता में चली थी दशकों तक, जैसे और किसी भी सभ्यता में नहीं चली थी, मतलब इतना उत्खनन हुआ था। रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ से वो जो आपको चीज़ें मिलती चली गई थी, इस वजह से इसका बहुत लंबे पीरियड तक मतलब ये चीज़ें चलती रहीं। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली, मतलब जितना यहाँ पर चली थी खुदाई की परियोजना, ऐसे भारत में किसी भी उसमें नहीं चली थी। इन खुदाइयों के फलस्वरूप जो ये खुदाइयाँ हुई थी, अब उनका परिणाम क्या निकला, आज हम इतिहास के स्रोत के रूप में सैकड़ों संख्या में, कि आज जो वो खुदाई हुई उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास जो रिसोर्स हैं, स्रोत हैं, उनके हम सैकड़ों संख्या में, जैसे हमें बहुत सारी 100 मतलब 100 की संख्या में हमें इमारतें मिली हैं, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, मूर्ति मिली है, हमें आभूषण मिले, कब्रें मिली हैं, औजार मिले हैं, मुद्राएं नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हमें, मतलब ये चीज़ें तो मिली है, लेकिन उसके साथ ही हमें हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेज का अध्ययन भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास राइटिंग जो दस्तावेज हैं वो भी मिले और उनका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। कौन सी सभ्यता की बात हो रही है, मेसोपोटामिया से मिल रही है ये सारी चीज़ें। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था, अभी मैंने आपको स्टोरी में ये पूरा बता दिया था कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया की खुदाई क्यों ज़रूरी थी, उत्खनन क्यों ज़रूरी था, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। क्योंकि जो बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भ में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमिर
का उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, अर्थात सुमेर। सुमेर मतलब ईंटों से बने शहर की भूमि से। तो ये भी आप एक तरह से अंडरलाइन कर लेना या इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ था कि उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको उस दिन भी स्टोरी में बता दिया था कि जो यूरोपियंस को लगता था कि वो इनके पूर्वजों की जन्मभूमि है, या कह सकते हैं कि उनका यहाँ पे ओरिजिन हुआ था, यहीं से वो उनका जो माना जाता है पेरेंटियल जो प्लेस माना जाता है कि यहाँ से ही उनकी शुरुआत हुई थी। तो इसलिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो उनकी मेसोपोटामिया की स्टोरी और जो बाइबल में जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें जो बुक ऑफ जेनेसिस में जो स्टोरी है वो सिमिलर मिलती है। हाँ, वहाँ सिमिर का जिक्र होता है, वो शहर में उसमें ईंटों से बना शहर, उसकी भूमि की बात हुई है और वहाँ पर वो स्टोरी सिमिलर लगती है, इसलिए उनको लगता है कि ये हमारे जो पूर्वज हैं उनका ही जगह था, या हम कह सकते हैं कि यहाँ वो रहे थे। जिसका तात्पर्य है सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि से है। यूरोप यात्री और विद्वान जन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, मतलब उन्हें लगता था कि ये इनके पूर्वजों की भूमि है। और जब इस क्षेत्र में पुरातत्व खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरत सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है वो सत्य है, उसको मतलब सत्य करने का, सिद्ध करने की कोशिश करी थी। 19वीं सदी के मध्य मेसोपोटामिया के अतीत के खोजों के जानने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई, मतलब कभी भी, मतलब जो जिस उत्साह से खोदा जा रहा था उसमें कोई कमी नहीं आई 19वीं सेंचुरी के टाइम पे। 1873 में एक ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज, ये जो खोज की गई थी ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो जो एक ब्रिटिश समाचार पत्र था उसने क्या किया, ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा जो ये प्रारंभ किया गया खोज अभियान, उसका खर्चा उठाया उसने। सोचो कि जो किसने उठाया, ब्रिटिश पत्रकार के, मतलब जो म्यूजियम था उसके द्वारा, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी, मतलब एक ऐसी टैबलेट मिलनी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन या फ्लड की कहानी का अंकन हो। मतलब उसे ऐसी टैबलेट ढूंढ ली थी जहां पर वो स्टोरी जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में मिलती है उस पे वो मिले। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि जो ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी है अक्षरतः सही नहीं है, मतलब जो 1960 के दशक तक लोग ये मानते थे कि जो बाइबल में कहानी लिखी हुई है वो मतलब सही नहीं है। लेकिन ये इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती चली गई, कि मतलब जो टेक्नोलॉजी है और उन्नत हो गई और परिष्कृत हो गई, और इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिए जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। मतलब धीरे धीरे ये भी देखा जाने लगा कि जो आम लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी भी मतलब कैसी रही होगी लाइफ, इस पे भी ध्यान दिया जाने लगा था। जो बाइबल की कहानियों की अक्षरत जो सच्चाई है उसको प्रमाणित करना, जो करने का कार्य है वो गौण हो गया था, मतलब वो ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। मतलब गौण का मतलब उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना शुरू किया। अब मतलब लोगों के जो वहाँ लोकल लोग थे उनकी लाइफ किस तरह से थी, वो किस तरह से रहते थे, इस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी मतलब हो गया था। आगे के अनुभाग में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परिवर्तित अध्ययनों पर ही क्या है आधारित है। मतलब जो भी आगे हम डिस्कशन करेंगे वो ये जो चेंजेस आए, बदलाव आए, उन पर ही आधारित है। यहाँ आपको जो मैंने कल स्टोरी सुनाई थी वो दे रखी है कि बाइबल के अनुसार यह है जल प्लावन मतलब जो फ्लड आई थी पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ के नाम से एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख दिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया। मतलब जब जल प्लावन हुआ बाकी सब नष्ट हो गया और वही लोग बच गए थे, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। मैंने कहा था ना सिमिलर मिलती है, तो इसीलिए उनको लगता था कि ये उनके पूर्वजों की भूमि है। इस कहानी का मुख्य पात्र, अब देखो वहाँ तो नोआ था और यहाँ जियासुद्र था, ठीक है, या उतना पिट करके
कहा जाता था, मतलब उसका नाम है ये, ठीक है। अब हम जो अगला जो पढ़ेंगे वो मेसोपोटामिया और उसका भूगोल पढ़ेंगे कि जो यहाँ की मेसोपोटामिया का जो भौगोलिक कल्चर था वो कैसा था, मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति थी वो कैसी थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इस सिटी पे, मतलब यहाँ जो मेसोपोटामिया है उसकी सभ्यता पे, और यहाँ जो 2 शहर बसते हैं उर और मरी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि उसका क्या असर पड़ा था, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति कैसी थी, जिससे लोगों की लाइफ को कैसे उसने असर किया, उस पर कैसा असर हुआ, किस तरह से ये चीज़ें डेवलप हुई थी। और देखो हिस्ट्री में आपको जब तक देखो भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारी चीज़ें कनेक्टेड होके पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम एक मानव का अध्ययन करते हैं, उसकी सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमने सारे जो पहलूज हैं वो साथ लेके चलने पड़ते हैं कि हमारी जो उसकी हिस्ट्री क्या रही, मतलब हिस्ट्री में उसका जो भौगोलिक जो चीज़ें वो चीज़ें किस तरह से थी, जो आपका पॉलिटिकली उनकी जो सोसाइटी थी वो किस टाइप की थी, मतलब कोई कमांड करता होगा, कोई कंट्रोल करता होगा, कोई ओबे करता होगा चीज़ों को, इस तरह से इकोनॉमिकली कंडीशन, मतलब वो मजबूत थे या वीक थे, गरीब थे, अमीर थे, किस टाइप का। तो हम सारी चीज़ों का मतलब अध्ययन करते हैं। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे कि जो मेसोपोटामिया है उसका जो भूगोल है वो किस टाइप का था, मतलब कैसी भौगोलिक स्थिति थी। आप ये सारा नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।